हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम देखेंगे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर हिंदी विषय के वर्ष 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 के लघु उत्तरीय प्रश्नों को जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। समय 1 घंटे का मिलता है। पूर्णांक 25 अंकों का होता है। आइए स्टार्ट करते हैं। 2016 का पहला प्रश्न लेते हैं। 2016 का पहला प्रश्न है, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, क्रिया विशेषण वे शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं और यह स्पष्ट करते हैं कि कोई कार्य कैसे, कब, कहाँ, कितना या क्यों हुए। उदाहरण, वह तेज दौड़ता है। ठीक है, तो कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तेज क्या हो गया? क्रिया विशेषण, और पूरा सेंटेंस रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। दूसरा उदाहरण है, वह कल आएगा। कालवाचक क्रिया विशेषण है। तीसरा है, वह यहाँ बैठा है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कहाँ बैठा है? यहाँ बैठा है। ठीक है, और आगे देखते हैं। आगे है चौथा, वह बहुत पढ़ता है। तो परिणामवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है, गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्य का वर्णन कीजिए। उत्तर है, गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला है भाषा ज्ञान का विकास। गद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों में भाषा ज्ञान का विकास करना है। इससे उनका भंडार और भाषा कौशल विकसित होता है। दूसरा है विचारों और भावनाओं की अभिव्यक्ति। गद्य शिक्षण से छात्रों में विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने की क्षमता विकसित होता है। तीसरा है कल्पनाशीलता और रचनात्मकता का विकास। यह छात्रों की कल्पनाशीलता और रचनात्मकता को बढ़ावा देता है, जिससे वे नई चीजें सोच और बना सकते हैं। चौथा है सामाजिक और नैतिक मूल्यों का विकास। गद्य शिक्षण के माध्यम से छात्र सामाजिक और नैतिक मूल्यों को सीखते हैं, जिससे वे सुसंस्कारित नागरिक बनते हैं। पांचवा है मनोरंजन और आनंद। गद्य शिक्षण छात्रों को मनोरंजन और आनंद प्रदान करता है। और तीसरा है प्रश्न, वाक्य किसे कहते हैं? सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ व्यक्त करता है वाक्य कहलाता है। इसमें कम से कम एक कर्ता और एक क्रिया होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो शब्द वही होगा, वाक्य कई शब्दों से मिलकर के बना होगा और सार्थक होंगे। ठीक है, जिसका कोई अर्थ निकलेगा वही वाक्य होगा। तो उदाहरण में है लड़का दौड़ता है। इसमें लड़का क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा और क्रिया क्या हो जाएगा? दौड़ना हो जाएगा। मैंने एक किताब पढ़ी। इसमें कर्ता क्या हो जाएगा? मैंने क्या किया? किताब पढ़ा। किताब क्या हो जाएगी? संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, और पढ़ना क्या हो जाएगा? पढ़ना क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा, काम हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, उपकार, अनुपम, उपेक्षा, खग शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। उत्तर हो जाएगा उपकार का भलाई और परोपकार। अनुपम का हो जाएगा अनूठा और अद्भुत। और आगे है उपेक्षा। उपेक्षा का हो जाएगा अनादर, तिरस्कार। खग का हो जाएगा पक्षी और पक्षी। ठीक है, और प्रश्न संख्या 5 है, समाज किसे कहते हैं? बहुव्रीहि समाज के दो उदाहरण लिखिए। उत्तर हो जाएगा जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर संक्षिप्त रूप से एक नया शब्द बनाते हैं तो उसे समास कहते हैं। हिंदी में समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। अब बहुव्रीहि समास से एक उदाहरण पूछा गया है, तो उदाहरण देख लेते हैं। बहुव्रीहि समास, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि तीसरा पद प्रधान होता है। मतलब दो शब्द मिलेंगे, दो शब्द मिल करके तीसरा अर्थ बनाएंगे, उन्हीं को जो है बहुव्रीहि समास कहेंगे। उदाहरण के लिए जैसे गजानन है, तो गजानन को क्या बोलते हैं आप? मतलब गज का आनंद। तो गज का आनंद मतलब गणेश हो जाएगा। और त्रिनेत्र, ठीक है, 3 नेत्र जिसके, मतलब किसके 3 नेत्र हैं? तो शिव जी के 3 नेत्र हैं, इसलिए त्रिनेत्र कहा जाता है। ठीक है, और प्रश्न संख्या 6 है, विपरीतार्थक शब्द से क्या आशय है? मुक्ति, लौकिक, वादी तथा संयोग शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। उत्तर हो जाएगा विपरीतार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनके अर्थ एक दूसरे के विपरीत होते हैं, इन्हें विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा, देखते हैं। उत्तर में मुक्ति का विलोम हो जाएगा बंधन, लौकिक का हो जाएगा अलौकिक, वादी का हो जाएगा प्रतिवादी, संयोग का हो जाएगा वियोग। ठीक है, तो आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, भाषा शिक्षण में मौन वाचन का क्या महत्व है? स्पष्ट
कीजिए या संक्षेप में लिखिए। उत्तर है भाषा शिक्षण में मौन वाचन का विशेष महत्व है। इसके लाभ निम्नलिखित हैं। पहला है पढ़ने की गति और प्रवाह में वृद्धि। मौन वाचन से छात्र तेजी से शब्द पहचान पाते हैं, जिससे उनकी गति और प्रवाह बढ़ता है। दूसरा है आत्मविश्वास में वृद्धि। यह छात्रों में स्वतः पढ़ने और समझने में सक्षम बनाता है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ता है। और आगे है तीसरा शब्द भंडार का विकास। नए शब्द से परिचित होने और उनके अर्थ समझने में मदद करता है। और चौथा है एकाग्रता में वृद्धि। मौन वाचन से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता विकसित होती है, क्योंकि आप मन ही मन में आप जो भी करना होगा आप अंदर से करते जाएंगे, लेकिन बाहर वालों को पता नहीं चलेगा, ठीक है, कि क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो, जब तक वह देखेगा नहीं। तो आप मन ही मन पढ़ते रहते हैं। इन्हीं को जो है क्या कहते हैं, इन्हीं को जो है क्या कहेंगे, मौन वाचन कहेंगे। 2017 का पहला प्रश्न लेते हैं। दोस्तों वीडियो को शेयर करके चलिएगा और पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न संख्या 8 है गद्य और पद्य में अंतर लिखिए। उत्तर है गद्य और पद्य निम्नलिखित अंतर है। क्या है अंतर, देख लेते हैं एक बार। गद्य में क्या अंतर है और पद्य में क्या अंतर है। तो गद्य में देखते हैं, गद्य भाषा का वह रूप है जो सामान्य बोलचाल में प्रयुक्त होता है। दूसरा है गद्य में लयबद्धता या छंद योजना नहीं होती। तीसरा है गद्य में विचारों को स्पष्ट और सरल तरीके से व्यक्त किया जाता है। चौथा है गद्य का उपयोग विभिन्न प्रकार की रचनाओं में किया जाता है, जैसे कहानियां हो गया, उपन्यास, निबंध, समाचार पत्र आदि में इसका उपयोग किया जाता है। और पद्य में कहाँ उपयोग किया जाता है, तो पद्य में उपयोग किया जाता है, इसमें पहला है पद्य भाषा का वह रूप है जो लयबद्ध और छंदबद्ध होता है। ठीक है, यह एक गाने का माध्यम है दोस्तों, ठीक है, इसमें सुर लय ताल ये जरूरी है। और दूसरा है पद्य में छंद योजना होती है, इसमें यति, मात्रा और तुकबंदी शामिल होती है। और तीसरा है पद में भावनाओं को प्रभावशाली तरीके से व्यक्त किया जाता है। और चौथा है पद्य का उपयोग विभिन्न प्रकार की रचनाओं में किया जाता है, जैसे कविताएं, गीत, नाटक आदि में इसका प्रयोग होता है। और प्रश्न संख्या 9 है मौखिक अभिव्यक्ति के साधन लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत हम अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हैं। इसके कुछ प्रमुख साधन निम्नलिखित हैं। भाषण। भाषण एक औपचारिक तरीका है जिसमें हम किसी विषय पर अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं। दूसरा है वाद विवाद। वाद विवाद में दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी विषय पर अपने तर्क रखते हैं। इसमें वाद प्रतिवाद और विचारों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, एक दूसरे के सामने जब बैठेंगे आप वाद विवाद करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो उन्हीं को वाद विवाद कहते हैं दोस्तों। आप प्रश्न पूछेंगे, उत्तर मिलेगा, या किसी भी विषय पर चर्चा करेंगे। तीसरा है कहानी सुनाना। यह एक मनोरंजन तरीका है जिसमें हम अपनी कल्पनाशीलता और भाषा कौशल का उपयोग करते हैं। चौथा है गायन। गायन भावनाओं को व्यक्त करने का एक प्रभावशाली तरीका है। पांचवा है चर्चा। चर्चा में व्यक्ति किसी विषय पर अपनी राय और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। और आगे है प्रश्न संख्या 10। 10वां क्या कहता है, कहानी शिक्षण की उपयोगिता पर संक्षिप्त लेख लिखिए। उत्तर है कहानी शिक्षण एक प्रभावी विधि है जो छात्रों को विभिन्न विषयों और अवधारणाओं को सीखने में मदद करती है। इसकी उपयोगिता निम्नलिखित है। पहला है रुचि और ध्यान आकर्षित करना। कहानियाँ छात्रों को आकर्षित करती हैं और उनका ध्यान केंद्रित करने में सहायता करती हैं। ठीक है, किसी भी बच्चों को अगर आप सुनाएंगे, कहानियों के माध्यम से बताएंगे, तो वह बच्चा भी बहुत ही ध्यान से सुनेगा और समझेगा। ठीक है, और दूसरा है अवधारणाओं को समझने में मदद। कहानियाँ जटिल और अवधारणाओं को सरल बनाकर समझने में सहायता करती हैं। और तीसरा है नैतिक मूल्यों का विकास। कहानियाँ छात्रों को नैतिक मूल्यों की शिक्षा देती है। और चौथा है सृजनात्मकता और कल्पनाशीलता को बढ़ावा। कहानियाँ छात्रों की कल्पना शक्ति और सृजनात्मकता को विकसित करती हैं। ठीक है, मतलब जो सृजनात्मकता है, जो बच्चे क्या है किसी भी देखेंगे चीज को तोड़ फोड़ करते रहते हैं, तोड़ देंगे फिर बनाएंगे उसको। और कल्पनाशीलता क्या है कि वह जो है उसको सोचेंगे, समझेंगे, ठीक है, कल्पना करेंगे कैसे क्या होगा। और प्रश्न संख्या 11 है क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर है वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। वे अविकारी शब्द होते हैं, अर्थात
इनमें लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण है, ये चार जो हैं क्या होते हैं, ये परिवर्तन हो जाते हैं लिंग और वचन कारक के आधार पर, और जो चार बचते हैं दोस्तों वो परिवर्तन नहीं होंगे, ठीक है। और उदाहरण में क्या हो जाएंगे, उदाहरण में है वह धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे चलने की विशेषता बता रहा है। और चीता तेज दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, तो तेज दौड़ता है, तो तेज जो है क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। और तीसरा है वह प्रतिदिन पूजा करता है, ठीक है, इसमें प्रतिदिन क्या हो जाएगा, पूजा करने की विशेषता बता रहा है प्रतिदिन, ठीक है। प्रश्न संख्या 12 है, संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर है वह सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आकर संबंध का बोध कराते हैं संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसमें जो, जिसका, जितना, जैसे, जहाँ, जिसके, जिससे आदि शब्द शामिल होते हैं। और आगे है उदाहरण। उदाहरण पहला है यह वही व्यक्ति है जो कल आया था, और दूसरा है वह किताब है जिसे मैंने पढ़ा था। प्रश्न संख्या 13 है, बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर है जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द का निर्माण करते हैं जो स्वतंत्र रूप से अर्थपूर्ण होता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसमें दोनों शब्दों में कोई भी प्रधान नहीं होता, बल्कि वे एक नया अर्थ बनाते हैं, ठीक है, तीसरा अर्थ निकालते हैं इसमें। तो क्या अर्थ निकलेगा, दो शब्द रहेंगे, वह दोनों शब्द मिलेंगे और तीसरे अर्थ को प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। जैसे दशानन है, ठीक है, तो यह तीसरा अर्थ क्या निकल रहा है, दस है आनंद जिसका, मतलब रावण है, ठीक है। और दूसरा है नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, ठीक है। यहाँ दो शब्द है नील और कंठ, दोनों मिलेंगे तो तीसरा अर्थ शिव निकल के आएगा। और प्रश्न संख्या 14 है, उपसर्ग तथा प्रत्यय में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, देखते हैं, उत्तर है, अंतर देख लेते हैं इसमें क्या क्या उपसर्ग और प्रत्यय हैं, ठीक है। तो इसमें परिभाषा अगर देखें उपसर्ग और प्रत्यय का, तो उपसर्ग है जो शब्द किसी मूल शब्द के पहले जुड़कर उनका अर्थ बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं, ठीक है। और प्रत्यय क्या है, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उनका नया रूप बना देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो शब्द उपसर्ग में क्या होता है, शब्द के पहले जुड़ेगा अर्थ बदलेगा, और प्रत्यय में क्या होता है, शब्द के अंत में जुड़ेगा और उसके अर्थ को बदल देगा। और आगे देखते हैं स्थिति क्या होती है, तो स्थिति जो है शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं और शब्द के अंत में जुड़ते हैं। और प्रभाव क्या होता है, यह शब्द का अर्थ बदलता है या नया अर्थ जोड़ता है, किसमें, उपसर्ग में। और प्रत्यय में क्या होगा, यह शब्द के रूप में परिवर्तन लाता है। और उदाहरण देख लेते हैं एक बार, तो उदाहरण जो है हो जाएगा किसमें, उपसर्ग में। उपसर्ग में अन्याय, विश्वास, निराश, सम्मान आदि, ठीक है। तो इसमें अन्याय में अ उपसर्ग है, ठीक है। प्रत्यय में देखते हैं, प्रत्यय में है लड़का, पढ़ाई, भलाई, लिखना आदि। लड़का में आ प्रत्यय है, पढ़ाई में ई प्रत्यय है, भलाई में ई प्रत्यय है, लिखना में ना प्रत्यय है, ठीक है। तो ये सब प्रत्यय हो गए। अब आइए 2018 का प्रश्न लेते हैं दोस्तों, वीडियो को शेयर करते चलिए। 2018 का पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15, समास विग्रह किसे कहते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं और उन्हें अलग करने पर उनका विस्तृत रूप प्राप्त होता है, तो इसे समास विग्रह कहते हैं। तीन समास के नाम उदाहरण सहित दीजिए, ठीक है। तो पहला हो जाएगा द्विगु समास, उदाहरण हो जाएगा चतुर्मुख, चार मुख वाला, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा तत्पुरुष समास, जलपान, जल का पान। बहुब्रीहि समास, दशानन, जिसके 10 मुख हों, ठीक है। कौन किसके 10 मुख हैं बताइएगा, तो रावण जो है उत्तर हो जाएगा। और प्रश्न संख्या 16 है, भूतकाल एवं भविष्यकाल में अंतर उदाहरण सहित दीजिए। तो उत्तर हो जाएगा भूतकाल और भविष्यकाल, दो भागों में बांट दीजिएगा और लिखिएगा। भूतकाल में जो कार्य पहले हो चुका हो उसे भूतकाल कहेंगे, मतलब जो पहले ही हो चुका हो। और दूसरा है वह भूतकाल कहलाता है, ठीक है, जो कार्य पहले हो चुका हो वह भूतकाल कहलाता है। और भविष्यकाल क्या कहलाता है, जो कार्य आगे होगा वह भविष्यकाल कहलाता है, मतलब आगे आने वाले समय में आप क्या कहेंगे, भविष्यकाल, और जो बीत चुका है उसे भूतकाल कहेंगे। तीन टेंस होते हैं,
प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और आगे देखते हैं उदाहरण दोनों का। तो उदाहरण हो जाएगा जैसे राम ने पत्र लिखा, ठीक है, यह भूतकाल हो जाएगा। और भविष्यकाल क्या हो जाएगा, राम पत्र लिखेगा, अभी तो लिखा नहीं है, आगे आने वाले समय में लिखेगा, ठीक है, भविष्यकाल हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 17, सर्वनाम किसे कहते हैं। तो उत्तर देख लेते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो उदाहरण के लिए, वह स्कूल गया, कहाँ गया दोस्तों, स्कूल गया। तो इसमें वह क्या हो जाएगा, वह सर्वनाम हो जाएगा। तो वहाँ जो यहाँ वह है, यहाँ पर अगर किसी नाम, वस्तु, प्लेस का स्थान नाम दे देंगे तो क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है, छात्रों में उच्चारण सुधार हेतु 2 उपाय लिखिए। उत्तर है पहला, अस्पष्ट और सही उच्चारण का अभ्यास कराना, छात्रों को सही ध्वनियों का अभ्यास कराना चाहिए। दूसरा है श्रवण एवं बोलने की गतिविधियां, कविता, नाटक एवं वाचन प्रतियोगिता कराना। और आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 19, विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं। उदाहरण, विराम चिन्ह मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। प्रमुख विराम चिन्ह, पहला है पूर्ण विराम, दूसरा है अल्प विराम, तीसरा है प्रश्नवाचक चिन्ह, चौथा है विस्मयादिबोधक चिन्ह, पांचवा है अर्ध विराम। और प्रश्न संख्या 20 है, मौन वाचन से आप क्या समझते हैं। उत्तर हो जाएगा, जब कोई व्यक्ति अपने मन में बिना आवाज किए पढ़ता है तो उसे मौन वाचन कहते हैं। उत्तर है मौन वाचन का महत्व, पढ़ने की गति तेज होती है, समझने की क्षमता बढ़ती है। और तीसरा है मानसिक एकाग्रता विकसित होती है। चौथा है शब्दावली का विस्तार होता है। प्रश्न संख्या 21 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 विषयों पर टिप्पणी लिखिए। गणतंत्र दिवस हो गया, ठीक है, इस पर, या लेखन एवं पठन क्षमता का विकास जैसे पुस्तकालय, खेलकूद एवं प्रतियोगिता पर लिखना है। तो एक लिखते हैं गणतंत्र दिवस पर, ठीक है। भारत में हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इस दिन 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ था। यह दिन हमारे लोकतंत्र की स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक है, ठीक है। तो और देखेंगे दूसरा, पुस्तकालय पर लिखते हैं। तो पुस्तकालय पर क्या हो जाएगा, पुस्तकालय ज्ञान का भंडार होता है जहाँ विभिन्न प्रकार की पुस्तकें उपलब्ध हो रहती हैं। यह छात्रों को, पाठकों के लिए अध्ययन का आदर्श स्थान होता है। और 2019 का प्रश्न लेते हैं दोस्तों, वीडियो को शेयर करते चलिएगा, पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 22 है, संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर है संज्ञा उस शब्द को कहते हैं जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव, गुण, क्रिया, द्रव्य या अवस्था के नाम को प्रकट करता है। उदाहरण के लिए, व्यक्ति जैसे मोहन, सीता, स्थान दिल्ली, स्कूल, वस्तु किताब, कुर्सी। और आगे है भाव में खुशी, दुख, गुण में सुंदरता, बहादुरी, और द्रव्य में पानी, दूध। संख्या के प्रकार क्या क्या हैं, संख्या के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसको प्रॉपर नाउन इंग्लिश में कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम, जैसे अंजलि, संजीव, भारत, ये सभी व्यक्तिवाचक हो गए। और जातिवाचक समूह दूसरा है कॉमन नाउन, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में किसी जाति या वर्ग का नाम, जैसे लड़का, शहर, नदी, ठीक है, इसमें सभी आ जाएंगे, लड़का में सभी लड़का, शहर में सभी शहर, नदी में सभी नदी, इसीलिए इसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसको हम मटेरियल नाउन के नाम से जानते हैं, किसी पदार्थ, धातु या द्रव्य का नाम। आगे है उदाहरण देखते हैं, उदाहरण है सोना, पानी, दूध, ये सभी जो है उदाहरण हो जाएंगे। और चौथा है समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा को कलेक्टिव नाउन के नाम से जानते हैं, किसी समूह का या झुंड का नाम, जैसे झुंड, झुंड में सभी आ जाएंगे, टोली, टोली में सभी आते हैं, सेना में सभी सेना आ जाएंगे। और पांचवा है भाववाचक संज्ञा, जिसको हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, किसी भाव, गुण या अवस्था का नाम। उदाहरण दयालुता, बहादुरी और ईमानदारी, ठीक है, ये सभी भाववाचक हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 23 है, कहानी शिक्षण की उपयोगिता लिखिए। उत्तर है कहानी शिक्षण एक प्रभावी शिक्षण विधि है जो छात्रों के ज्ञान, नैतिकता और कल्पना शक्ति को विकसित करने में सहायक होती हैं। और आगे देखते हैं कहानी शिक्षण की उपयोगिता क्या क्या है। तो पहला उपयोगिता है रुचि और ध्यान आकर्षित करना, कहानियाँ रोचक होती हैं जिससे बच्चे अधिक ध्यान लगा करके सीखते हैं और सुनते हैं। दूसरा है
अवधारणाओं को सरल बनाना। ठीक है, जटिल विषयों को कहानियों के माध्यम से आसानी से समझाया जा सकता है। ठीक है, कोई भी चीज़ हो दोस्तों, अगर किसी को बच्चों को कहानी के माध्यम से आप समझाएंगे तो वह अच्छे से सीखेगा और सुनेगा। ठीक है, और तीसरा है नैतिक शिक्षा प्रदान करना। कहानियाँ बच्चों को अच्छे और बुरे का अंतर सिखाती हैं। चौथा है सृजनात्मकता और कल्पना शक्ति बढ़ाना। बच्चों की कल्पना शक्ति को विकसित करने में सहायक होती हैं। और पांचवा है भाषा कौशल में सुधार। कहानियाँ सुनने से बच्चे की शब्दावली, व्याकरण और समझने की क्षमता बेहतर होती है। प्रश्न संख्या 24 है उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर हो जाएगा उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर देख लेते हैं। तो परिभाषा पहले देखते हैं उपसर्ग की। जो शब्द के पहले जुड़कर उनका अर्थ बदल देते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, कोई शब्द है उसके पहले कोई अक्षर आ जाएंगे या शब्द आ जाएंगे और उनका अर्थ बदल देंगे। प्रत्यय में जो शब्द के अंत में जुड़कर उनका अर्थ बदल देता है उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, उपसर्ग में पहले आएगा और प्रत्यय में लास्ट में आ जाएगा शब्द के, और अर्थ बदल जाएगा। स्थिति क्या होती है? ठीक है, तो शब्द के पहले जुड़ता है और शब्द के अंत में जुड़ता है प्रत्यय में। और स्वतंत्र प्रयोग, स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता किसमें? उपसर्ग में। प्रत्यय में स्वतंत्र रूप से प्रयोग इसमें भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, और उदाहरण अन्याय, जैसे उपसर्ग में क्या हो जाएगा? अन्याय। तो अन धन न्याय, न्याय में अन उपसर्ग जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? अन्याय। और निराशा, निधन आशा, तो इसमें जो आशा शब्द है उसमें नी जोड़ देंगे तो निराशा बन जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा? लड़का, लड़का में का प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? लड़का। पढ़ाई में ई प्रत्यय जोड़ देंगे तो पढ़ाई बन जाएगा। ठीक है, और प्रश्न संख्या 25 है पूर्ण विराम तथा अल्प विराम में अंतर उदाहरण सहित लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा, देखिएगा इसमें, तो उत्तर हो जाएगा पूर्ण विराम और अल्प विराम। परिभाषा है वाक्य के अंत में आने वाला विराम चिन्ह। ठीक है, जब वाक्य पूरा हो जाएगा तो उसके अंत में पूर्ण विराम लगाया जाएगा। अल्प विराम क्या होता है? वाक्य के भीतर छोटे विराम के चिन्ह के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो जो ये पूर्ण विराम लिखा गया है दोस्तों, यहाँ पर इंग्लिश में लिखा गया है। ठीक है, तो हमको हिंदी में लिखना है। पूर्ण विराम कुछ इस तरह लगेगा, एक पाई खड़ी कर देंगे, वही जो है पूर्ण विराम हो जाएगा। ठीक है, और उद्देश्य क्या होता है? वाक्य समाप्ति दर्शाता है। ठीक है, तो देख रहे हैं ना, यहाँ चिन्ह के आगे पूर्ण विराम लगा है तो यह समाप्ति दर्शा रहा है। ठीक है, और वाक्य को स्पष्ट और सुव्यवस्थित बनाने के लिए क्या होता है? प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है? अल्प विराम का। मतलब कोई भी वाक्य बोल रहे हैं उनको सुव्यवस्थित करने के लिए, हल्का सा रुकने के लिए वहां पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण राम स्कूल गया, तो इसमें देखेंगे लास्ट में पूर्ण विराम लगा है। और अल्प विराम में मुझे सेब, केला, अंगूर और आम खरीदना है। देख रहे हैं, अलग करने के लिए और कुछ समय रुकने के लिए यह है। ठीक है, चिन्ह इसका प्रयोग किया जाता है। और आगे है प्रश्न संख्या 26, हिंदी शिक्षण में मौन वाचन के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो उत्तर है मौन वाचन चुपचाप पढ़ना। ठीक है, तो मौन वाचन दोस्तों मन ही मन में पढ़ना होता है, आपको बाहर आवाज नहीं करना होता है। एक महत्वपूर्ण शिक्षण विधि है जिसमें विद्यार्थियों की समझने और आत्म मंथन करने की क्षमता विकसित होती है। और आगे है मौन वाचन के लाभ, क्या क्या लाभ हैं देख लेते हैं। पहला है पढ़ने की गति में सुधार। बिना बोले पढ़ने से पढ़ने की गति तेज होती है। अगर आप बिना बोले पढ़ रहे हैं मन ही मन तो आप तेज गति से पढ़ पाएंगे। और दूसरा है बेहतर एकाग्रता। विद्यार्थी पूरी तरह से पाठ पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। ठीक है, आप आराम से ध्यान केंद्रित करके पढ़ सकते हैं। और तीसरा है समझ में वृद्धि। मौन वाचन से पाठ के अर्थ को गहराई से समझने में मदद मिलती है। चौथा है शब्द भंडार में वृद्धि। नए शब्दों को पहचानने और उनका अर्थ समझने की क्षमता बढ़ती है। आगे है प्रश्न संख्या 27, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे तुम, हम, वह, इसका। पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार, पहला है उत्तम पुरुष, फर्स्ट पर्सन, जो स्वयं वक्ता को दर्शाए। उदाहरण मैं, हम। दूसरा है मध्यम पुरुष, सेकंड पर्सन इंग्लिश में कहते हैं, जो सामने वाले व्यक्ति को दर्शाए उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। ठीक है, और उदाहरण में जैसे तुम, आप,
ठीक है। और तीसरा है अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन, जो किसी अन्य व्यक्ति को दर्शाएं, ठीक है, उन्हें अन्य पर्सन कहेंगे। उदाहरण के लिए वह, वे, इसका, उनका। उदाहरण, मैं स्कूल जाता हूँ, तुम कहाँ थे, वह अच्छा लड़का है, ठीक है, अन्य पुरुष है। अन्य के बारे में बात हो रही है। प्रश्न संख्या 28 है, किसी एक राष्ट्रीय पर्व पर अपने शब्दों में स्वतंत्र अभिव्यक्ति प्रस्तुत कीजिए। उदाहरण, 15 अगस्त स्वतंत्र दिवस, इस पर लिख देते हैं, ठीक है। तो 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ। यह दिन हर भारतीय के लिए गर्व और सम्मान का प्रतीक है। इस दिन देश भर में ध्वजारोहण आदि किया जाता है, देशभक्ति के गीत गाए जाते हैं और स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया जाता है, ठीक है, स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया जाता है। स्वतंत्रता दिवस का महत्व, पहला है देशभक्ति की भावना को जागृत करना, ठीक है, सभी को देश के प्रति प्रेम व्यक्त करना, जिससे बच्चों को समझाना ताकि आगे आने वाले समय में, ठीक है, बच्चे भी अपने देश के प्रति जागरूक हो सकें। और दूसरा है स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद दिलाना, जो स्वतंत्रता सेनानियों ने हम लोगों को आज़ाद करा करके गए हैं, बच्चों को भी बताना ये सभी कि कैसे लड़ाइयाँ लड़ी हैं, ताकि बच्चे भी उसको समझे जाने और आगे जो है देश की रक्षा कर सकें। तीसरा है हमें राष्ट्रीय एकता और अखंडता बनाए रखने की प्रेरणा देता है और हमें अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए और एक समृद्ध भारत के निर्माण में योगदान देना चाहिए। बच्चों को ये सभी बातें बताएंगे, बच्चे अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। और दोस्तों आगे चलते हैं, 2020 का प्रश्न लेते हैं। दोस्तों वीडियो को शेयर करते चलिए। हमें आशा है दोस्तों बहुत ही जल्द मैं 500 सब्सक्राइबर प्राप्त कर लूँगा, ठीक है। तो अच्छा लगता है दोस्तों जब सब्सक्राइबर रहते हैं, पढ़ते हैं बच्चे, तो पढ़ाने में भी अच्छा लगता है। तो चलिए, प्रश्न संख्या 29 है, कर्मधारय समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर है कर्मधारय समास वह समास होता है जिसमें पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य से होता है, अथवा इसमें उपमान उपमेय का संबंध पाया जाता है। उदाहरण, चरण कमल, कमल के समान चरण। आगे, नील गगन, ठीक है, नीला है जो गगन। प्रश्न संख्या 30 है, कहानी या लोक कथा सुनाकर शिक्षक किन किन उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है। उदाहरण, कहानी कहने की तकनीक शिक्षण की सबसे प्रभावी राजनीतियों में से एक मानी जाती है। इसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला है उच्च प्रेरणा एवं सक्रिय भागीदारी, छात्रों में रुचि और ध्यान बढ़ता है। और दूसरा है रचनात्मकता को बढ़ावा, कल्पनाशीलता और सृजनात्मक सोच विकसित होती है। कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता सोच, ठीक है, विकसित होती है। तो और इसमें जो सोच मतलब बच्चे जो तोड़ फोड़ करते हैं, ठीक है, कैसे बनेगा, कोई पता लगा खिलौना तोड़ दिए अब उसको बना रहे हैं, बना ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो वह सोचेंगे, सृजन करेंगे, कल्पना करेंगे, तो ये सभी जो है रचनात्मकता को बढ़ावा देती हैं। और आगे है तीसरा है सामाजिक सहयोग, कहानी सुनाने और सुनने से समूह में समन्वय की भावना विकसित होती है। चौथा है गहन विषय की समझ, कठिन विषयों को सरल तरीके से समझाया जा सकता है। और प्रश्न संख्या 31 है, वाचन के दोषों को किस प्रकार दूर किया जा सकता है। उत्तर है वाचन दोषों को सुधारने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। और इसमें पहला है स्पष्ट उच्चारण का अभ्यास, ठीक है, सही उच्चारण के लिए नियमित अभ्यास करें, ठीक है। पता लगा तुतला रहे हैं, अगर कोई शारीरिक विकृति है दोस्तों तो संभव नहीं है, लेकिन अगर प्रयास करेंगे तो जो सही रूप से थोड़ा बहुत होते हैं तो वो सभी उच्चारण शुद्धि कर सकते हैं। अगर कोई अक्षर का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं उनको शुद्ध बता सकते हैं तो वो शुद्ध हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा है स्वर एवं ध्वनि पर ध्यान, सही ध्वनियों के प्रयोग से वाचन दोष कम होता है। और तीसरा है वाचन गति को नियंत्रित करें, न अधिक तेज न अधिक धीमा पढ़ें, ठीक है, आराम से पढ़ें तो आराम से पढ़ ले जाएंगे, नहीं तो जब बहुत ही तेज पढ़ते पढ़ते आप में थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो इसमें भी जो है क्या हो जाएगा, त्रुटियां आना स्वाभाविक है। चौथा है वाक्यों और शब्दों को सही ढंग से जोड़ें, ठीक है, जो वाक्य हैं और शब्द हैं उनको सही ढंग से जोड़ करके पढ़ेंगे और प्रवाह में पढ़ने का अभ्यास करें।
मतलब धीमी प्रवाह में या एक लिमिट में, मतलब न ज़्यादा तेज न ज़्यादा धीमा, इनमें पढ़ने का प्रयास करेंगे तो शुद्ध रूप से आराम से बोल ले जाएंगे। ठीक है, और अक्षरों का ध्यान देना है, कहाँ पर क्या प्रयोग हो रहा है। और दोस्तों आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 32, ये सातवां नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 32 है, औपचारिक पत्रों के प्रकार लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा औपचारिक पत्र के प्रकार। तो उत्तर में है दोस्तों, औपचारिक पत्र मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला है प्रार्थना पत्र, किसी अनुमति, सुविधा या सहायता के लिए। और दूसरा है शिकायत पत्र, किसी वस्तु, सेवा या व्यवहार की शिकायत करने के लिए। तीसरा है धन्यवाद पत्र, किसी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए। चौथा है व्यवहारिक पत्र, व्यापारिक कार्यों से संबंधित पत्र। पांचवा है अनुशंसा पत्र, किसी व्यक्ति की योग्यता या पात्रता की पुष्टि करने हेतु। और छठवां है सूचना पत्र, सूचना पत्र में किसी विशेष जानकारी को साझा करने के लिए, ठीक है, पत्र का इस्तेमाल किया जाता है। और प्रश्न संख्या 33 है, हिंदी में किन किन विराम चिन्हों का प्रयोग होता है, संक्षिप्त विवेचना कीजिए। उत्तर है विराम चिन्ह वे होते हैं जो लिखते, बोलते या पढ़ते समय रुकने का संकेत देते हैं। प्रमुख विराम चिन्ह निम्नलिखित हैं। ठीक है, पहला है अल्प विराम, वाक्य में थोड़ा रुकने के लिए प्रयोग किया जाता है अल्प विराम का। और दूसरा है अर्ध विराम, दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा है पूर्ण विराम, वाक्य के समाप्त होने पर इसको लगाया जाता है। और चौथा है प्रश्नवाचक चिन्ह, जब आप किसी से प्रश्न पूछते हैं तो उसके लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया जाता है, जिससे स्पष्ट हो जाता है हाँ इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। और पांचवा है विस्मयाद बोधक चिन्ह। ठीक है, और इसमें है आश्चर्य, हर्ष, दुख प्रकट करने के लिए। इसके शब्द के आगे जब लगा देंगे तो समझ में आ जाता है कि हाँ इसमें क्या है, विस्मयाद बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और इसमें पूर्ण विराम के नीचे हल्का सा डॉट बिंदी कर दिया जाता है, जिससे यह विस्मयाद बोधक चिन्ह बन जाता है। चिन्ह को याद रखिएगा। ठीक है, छठवां है उद्धरण चिन्ह। ठीक है, उद्धरण चिन्ह में आप देख सकते हैं इस तरह से रहेगा, किसी विशेष कथन को उद्धृत करने के लिए। ठीक है, विशेष कोई है जिसको बीच में आप रेखांकित करना चाहते हैं, तो यह दो कॉमन, आप किसी का मान लीजिए वाक्य बोला हुआ है, ठीक है, किसी के विचारों को आप लिख रहे हैं, तो दोनों आप इसको उद्धरण चिन्ह में लगा सकते हैं। प्रश्न संख्या 34 है, उच्चारण के विभिन्न भेद लिखिए। उत्तर है उच्चारण मुख से अक्षरों को स्पष्ट रूप से बोलने की प्रक्रिया है। वर्णों के उच्चारण स्थान निम्नलिखित हैं। कंठ में आ जाएगा क, ख, ग, घ, अंग, अ, ह। तालव्य में च, छ, य, झ, ञ, ई, स, य। मूर्धन्य में ट, ठ, ड, ढ, अड़, रि और स। दंत में त, थ, द, ध, न और ल। और ओष्ठ में आएगा प, फ, ब, भ, म, उ। और छठवां है दंतोष्ठ, दंतोष्ठ में व आता है। और नासिक में अंग, ञ, अड़, न और म आता है। और आगे देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, प्रश्न संख्या 35 है, लिखित अभिव्यक्ति के मुख्य साधन कौन कौन से हैं। उत्तर है लिखित अभिव्यक्ति के मुख्य साधन निम्नलिखित है। निबंध, किसी विषय पर विस्तृत और व्यवस्थित लेखन। दूसरा है पत्र, संवाद स्थापित करने के लिए लिखित संदेश। तीसरा है लेख, लेख में क्या हो जाएगा, किसी विषय पर जानकारी या विचार प्रस्तुत करने हेतु लेख का प्रयोग किया जाता है। और चौथा है डायरी लेखन, व्यक्तिगत अनुभवों और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए डायरी लेखन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, एक लाइक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाइक करके जाइएगा। और आइए स्टार्ट करते हैं 2021 का पहला प्रश्न। प्रश्न संख्या 36 है, कहानी शिक्षण की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। उत्तर, कहानी शिक्षण से बच्चे रुचि लेकर सीखते हैं और विषय वस्तु को आसानी से समझते हैं। यह उनकी कल्पना शक्ति, स्मरण शक्ति और भाषा कौशल को विकसित करता है। साथ ही यह नैतिक मूल्यों और सामाजिक समझ को बढ़ाने में मदद करता है। कहानी सुनने से उनकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है और वे रचनात्मक रूप से विचार कर सकते हैं। और आगे है प्रश्न संख्या 37, पाठ्य वस्तु की समझ विकसित करने में मौन वाचन की उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। उत्तर है मौन वाचन से छात्र एकाग्रता के साथ पाठ को समझ सकते हैं और आत्मचिंतन कर सकते हैं।
यह सोचने की क्षमता, भाषा ज्ञान और शब्दावली को बढ़ाता है। इससे स्वाध्याय की आदत विकसित होती है जो आत्मनिर्भर बनाने को बढ़ावा देती है। प्रश्न संख्या 38 है, विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण के कितने भेद हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, परिभाषा देखते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के भेद हैं, पहला है गुणवाचक विशेषण, जो संज्ञा के गुण को व्यक्त करता है। उदाहरण, मोहन बहादुर लड़का है। दूसरा, संख्यावाचक विशेषण, जो संख्या या क्रम को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, कक्षा में 5 छात्र हैं। ठीक है, तो यह जो है संख्यावाचक हो जाएगा, क्योंकि इसमें 5 जो है 5 क्या हो जाएगा? संख्या हो जाएगी। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, जो किसी वस्तु की मात्रा या परिमाण को दर्शाता है। उदाहरण, मैं थोड़ा दूध पिए। इसमें थोड़ा क्या हो जाएगा? तो दूध परिमाणवाचक हो जाएगा। और चौथा है संबंधवाचक विशेषण, जो किसी विशेष संबंध को प्रकट करता है। उदाहरण, यह पिताजी का घर है। ठीक है, यह पिताजी का घर है उदाहरण हो जाएगा, तो संबंधवाचक है। और पिताजी का घर है तो पिता और पुत्र का संबंध दर्शाया जा रहा है। पांचवा है अनिश्चयवाचक विशेषण, जो किसी अनिश्चित वस्तु या संख्या को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, कुछ लोग बाहर खड़े हैं। ठीक है, तो यह कुछ लोग क्या हो जाएंगे? अनिश्चय हो जाएगा, कोई पता ही नहीं है कौन खड़ा है। छठवां है निश्चयवाचक विशेषण, जो किसी वस्तु, व्यक्ति या संख्या की निश्चितता को प्रकट करता है, उसे निश्चयवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण, हर छात्र को परीक्षा देनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हर छात्र को हटा करके अगर यहाँ राम कर दें, राम को परीक्षा देनी चाहिए या सुरेश को परीक्षा देनी चाहिए, तो यहाँ जो है निश्चित हो गई कि किसी का नाम आ गया है तो यह निश्चित हो जाएगा। ठीक है, तो यह जो है निश्चयवाचक हो जाएगा दोस्तों। तो ये 5 प्रकार के होते हैं निश्चयवाचक। कहीं कहीं किताब में नहीं मिलता है, लेकिन निश्चयवाचक को लेकर के 6 होते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 39, गद्य और पद्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो गद्य और पद्य में अंतर एक बार देख लेते हैं। गद्य क्या कहता है? इसमें भाषा सामान्य और सीधे ढंग से लिखी जाती है। पद्य में इसमें भाषा लयबद्ध और छंदयुक्त होती है। गद्य में दूसरा है, यह लेख, कहानी, निबंध आदि में प्रयुक्त होता है। दूसरा पद्य में क्या है? यह कविता, दोहे, छंद आदि में प्रयुक्त होते हैं। और तीसरा है गद्य में, इसमें कल्पना की अपेक्षा तर्क अधिक होता है। ठीक है, और तीसरा है इसमें कल्पनाशीलता और भावनाओं का अधिक महत्व होता है। और चौथा है, इसमें वाक्य संरचना स्वतंत्र होती है। इसमें तुकबंदी और लय का ध्यान रखा जाता है। और इसमें पांचवा है, यह अधिक विस्तार में होता है। और यह पांचवा है, यह संक्षिप्त और प्रभावशाली होता है। आगे देखते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 40, उपसर्ग तथा प्रत्यय में अंतर बताइए। ठीक है, यह क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, आप ध्यान दीजिएगा, फिर रिपीट हो सकता है। उपसर्ग क्या है? जो शब्दों के पहले जुड़कर उनका अर्थ बदल देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय में क्या है? जो शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। और दूसरा है, यह शब्द की मूल धातु के पहले जुड़ता है। और दूसरा है, यह शब्द की मूल धातु के बाद जुड़ता है। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय में। और देखते हैं तीसरा है क्या? उपसर्ग में यह स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं होता और प्रत्यय में यह स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं होता। ठीक है, दोनों में नहीं होता है। और चौथा है उदाहरण। उदाहरण में उपसर्ग में क्या आता है? उपसर्ग में पहले अ जुड़ता है फिर सत्य। ठीक है, तो बन जाएगी क्या? असत्य। मतलब शब्द के पहले आप उपसर्ग जोड़ सकते हैं। और प्रत्यय में क्या है कि उदाहरण, उदाहरण जैसे खेल हो गया। ठीक, खेल कड़ी, तो खेल कड़ी में क्या हो जाएगा? खेल में आप कड़ी क्या जोड़ेंगे? प्रत्यय, प्रत्यय जोड़ेंगे तो खेल कड़ी बन जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 41 है, औपचारिक पत्र किसे कहते हैं? किन्हीं 2 औपचारिक पत्रों के नाम लिखिए। उत्तर है, औपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो किसी कार्यालय, संस्था, अधिकारी या व्यावसायिक उद्देश्य से लिखे जाते हैं। इनका भाषा शैली औपचारिक और विनम्र होती है। 2 प्रकार के औपचारिक पत्र कौन कौन से? पहला है प्रार्थना पत्र, दूसरा है शिकायत पत्र। प्रार्थना पत्र जैसे विद्यालय में अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को पत्र। शिकायत पत्र जैसे खराब सड़क की समस्या को लेकर के नगर निगम में पत्र देना, शिकायत पत्र। और प्रश्न संख्या 42 है, भाषा के विकास में स्वतंत्र अभिव्यक्ति किस प्रकार सहायक है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, स्वतंत्र अभिव्यक्ति से व्यक्ति अपने विचार खुलकर व्यक्त कर सकता है।
जिससे भाषा प्रवाह और संचार कौशल सुधरता है। यह आत्मविश्वास बढ़ती है और सोचने समझने की क्षमता को विकसित करती है, जिससे भाषा का सही प्रयोग करना आसान हो जाता है। ठीक है, और आगे है दोस्तों 2022 का प्रश्न। ठीक है, तो वीडियो कैसा लग रहा है हमें कमेंट में बताइएगा। प्रश्न संख्या 43 है, गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। उत्तर है गद्य शिक्षण। इस विधि में शिकायत पहले गद्यांश का वाचन करता है, फिर उसमें आए कठिन शब्दों का अर्थ बताता है तथा बाद में सभी वाक्यों का सरल अर्थ बताते हुए गद्यांश का अर्थ स्पष्ट करता है। ठीक है, उत्तर है गद्य शिक्षण के उद्देश्य छात्रों के शब्द उच्चारण को शुद्ध करना। ठीक है, और दूसरा है विद्यार्थियों के शब्द भंडार को बढ़ाना। ठीक है, और तीसरा है भाषा से संबंधित ज्ञान में वृद्धि करना। चौथा है छात्रों को शब्द प्रयोग, शब्द रचना, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय आदि का ज्ञान कराना। प्रश्न संख्या 44 है, मौखिक अभिव्यक्ति तथा लिखित अभिव्यक्ति की विधाओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा मौखिक अभिव्यक्ति। ठीक है, तो मौखिक अभिव्यक्ति में पहला है बातचीत में सक्रिय भागीदारी निभाना। ठीक है, मौखिक अभिव्यक्ति में क्या करेंगे, आप खुल करके दूसरों के सामने अपना विचार व्यक्त करेंगे, वो भी व्यक्त करेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगी, क्या होगी बताइए। तो इसमें जो है दोस्तों क्या हो जाएगी, सक्रिय भागीदारी आप रहेंगे, दोनों सक्रिय रहेंगे इसमें। और दूसरा है वाद विवाद में आत्मविश्वास के साथ बोलना। ठीक है, मौखिक अभिव्यक्ति में क्या होगा कि किसी के सामने आप वाद विवाद कर रहे हैं, आत्मविश्वास के साथ बोलेंगे आप। और तीसरा है कहानी सुनकर उसे शब्दशः दोहराना। कहानी सुन लिए हैं, ठीक है, जिस प्रकार बोला गया है उसी प्रकार से आप दोहरा देंगे। और चौथा है अपनी कल्पनाओं को मौखिक रूप से व्यक्त करना। ठीक है, और लिखित अभिव्यक्ति क्या है, तो लिखित अभिव्यक्ति पहला है विचारों को लिखित रूप से प्रस्तुत करने की क्षमता, और दूसरा है समाचार लेखन, निबंध, पत्र लेखन आदि के माध्यम से अभिव्यक्ति। तीसरा है किसी समूह, दल या संगठन के पक्ष या विपक्ष में लेख लिखने की स्वतंत्रता। चौथा है सूचना का अधिकार, आरटीआई के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करने की क्षमता। और आगे है प्रश्न संख्या 45, छात्रों में उच्चारण संबंधित सुधार हेतु दो उपाय लिखिए। कौन कौन से हैं दो सुधार। पहला है ध्वनि यंत्रों का ज्ञान। ठीक है, जैसे बोला जाता है ध्वनि, तो उनको आप अच्छे से अगर ज्ञान है तो आप जो है ध्वनि त्रुटि नहीं करेंगे, आप आराम से बोले जाएंगे। तो छात्रों को ध्वनियों के उच्चारण में जीभ, ओष्ठ, कंठ आदि के योगदान को समझना होगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अगर इसमें विकार है तो आप सही नहीं बोल पाएंगे। और अल्प प्राण एवं महाप्राण ध्वनियों एवं स्वर एवं व्यंजन में अंतर को उदाहरण सहित स्पष्ट करना पड़ेगा, तब जो है बच्चा आसानी से या कोई भी व्यक्ति बोल पाएगा। दूसरा है उच्चारण प्रतियोगिताएं। भाषा शिक्षण के अंतर्गत उच्चारण की प्रतियोगिताएं कराना, कठिन शब्दों को श्यामपट्ट पर लिखकर उनका अभ्यास कराना, सही उच्चारण करने वाले छात्रों को पुरस्कृत करना। ठीक है, और आगे है प्रश्न संख्या 46। प्रश्न संख्या 46 में काल किसे कहते हैं, काल के दो भेद लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा काल, हेडिंग डाल करके लिखिएगा, क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल के भेद, पहला है वर्तमान काल, जिस क्रिया से कार्य के वर्तमान समय में होने का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण राम पत्र लिखता है। आगे है दूसरा भूतकाल, जिस क्रिया से कार्य के बीते हुए समय में होने का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। और उदाहरण है मोहन विद्यालय गया। ठीक है, और तीसरा है भविष्यकाल। भविष्यकाल में क्या है, जिस क्रिया से कार्य के आने वाले समय में होने का पता चले उसे भविष्यकाल कहते हैं। उदाहरण सीता विद्यालय जाएगी। प्रश्न संख्या 47, कविता शिक्षण के लिए ध्यान देने योग्य बातें बताइए। उत्तर है, हेडिंग डाल दीजिएगा कविता। ठीक है, कविता भावनाओं को व्यक्त करने का तरीका है, इसमें आनंद, भावना और सुंदरता होती है। यह पाठक के भावों के अनुसार अलग अलग अर्थ ले सकती हैं। और आगे है कविता की शिक्षण विशेषताएं क्या क्या हैं। तो पहला है कविता में सौंदर्य और भावना की सहज अभिव्यक्ति होती है। दूसरा है कविता
पाठक के मन को आसानी से छू जाती हैं। और तीसरा है कविता में भावों की समझ प्रधानता होती है। और चौथा है कल्पना के माध्यम से कविता को आकर्षक और प्रभावी बनाया जाता है। प्रश्न संख्या 48 है, पत्र लेखन की विशेषता बताइए। तो उत्तर है पत्र लेखन की विशेषता हेडिंग में लिखिएगा। पहला है उचित भाषा। पत्र की भाषा शुद्ध, स्पष्ट और पठनीय होनी चाहिए। दूसरा है उचित संबोधन। पत्र लेखन में उचित संबोधन पत्र को प्रभावशाली बनाता है। और तीसरा है त्रुटि मुक्त लेखन। व्याकरण संबंधित त्रुटियों को दूर कर पत्र को प्रभावी बनाया जाना चाहिए। और प्रश्न संख्या 49 है, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर है क्रिया विशेषण, हेडिंग डाल करके लिखिएगा। वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण पहला है हिरण तेज भागता है। यहाँ तेज क्रिया विशेषण है जो भागना की विशेषता बता रहा है। और दूसरा है राम अच्छा लिखता है। तो यहाँ अच्छा क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण क्या काम कर रहा है, लिखने की। ठीक है, लिखना क्या हो जाएगा, लिखना बता रहा है। और तीसरा हो जाएगा वह तेज दौड़ता है। ठीक है, तो यहाँ तेज क्रिया विशेषण है जो दौड़ने की विशेषता बता रहा है। 2023 का प्रश्न लेते हैं दोस्तों। वीडियो को शेयर करते चलिएगा, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कमेंट में एक अच्छा सा प्यारा कमेंट जरूर लिखिएगा। ठीक है, लाइक कर दीजिएगा ताकि दोस्तों लाइक करने से वीडियो थोड़ा सा दूसरों को भी सजेस्ट होता है तो दूसरों को भी फायदा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 है, प्राथमिक स्तर पर कहानी शिक्षण के उद्देश्य लिखिए। तो उत्तर है प्राथमिक स्तर पर कहानी शिक्षण के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला है रुचि का विकास। कहानी सुनने से बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ती है और वे पाठ्य सामग्री को आसानी से समझने और यादने लगते हैं। ठीक है। दूसरा है कल्पना शक्ति का विकास। बच्चों में स्वाभाविक रूप से कल्पनाएं करने की प्रवृत्ति होती है। कहानी के माध्यम से उनकी कल्पना शक्ति का विकास होता है जिससे उनकी सोच समझने की क्षमता भी बढ़ती है। और तीसरा है तार्किक शक्ति का विकास। कहानी सुनते समय बच्चे कब, कहाँ, कैसे, क्यों जैसे प्रश्न पूछते रहते हैं। ठीक है, पूछते हैं जिससे उनकी तार्किक शक्ति का विकास होता है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। चौथा है सामाजिक गुणों का विकास। कहानियां अक्सर सामाजिक परिवेश पर आधारित होती है जिससे बच्चों में नैतिक मूल्यों और सामाजिक गुणों का विकास होता है। और आगे है प्रश्न संख्या 51, लिखित अभिव्यक्ति की विधाओं पर प्रकाश डालिए। तो उत्तर है लिखित अभिव्यक्ति की प्रमुख विधाएं निम्नलिखित है। पहला है पत्र लेखन, दूसरा है निबंध लेखन, तीसरा है नाट्य लेखन, चौथा है कहानी लेखन। लिखित अभिव्यक्ति का अर्थ है अपने विचारों और भावनाओं को लिखित रूप से प्रस्तुत करना। यह लेखन कौशल का अंतिम चरण होता है और जिसमें भाषा का प्रभावी उपयोग किया जाता है। पत्र लेखन, निबंध लेखन, नाट्य लेखन, कहानी लेखन इसके मुख्य रूप हैं जो भाषा कौशल को विकसित करने में सहायक होते हैं। प्रश्न संख्या 52 है, किन्हीं 4 विराम चिन्हों को सोदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर है लिखित भाषा में ठहराव, स्पष्टता लाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। 4 प्रमुख विराम चिन्ह निम्नलिखित हैं। पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम को ये इंग्लिश में लिखा गया है तो एक ऐसे पाही लगा दीजिएगा, इसको जो है पूर्ण विराम कहेंगे। ठीक है, जब वाक्य पूरा हो जाता है तो उसके अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। तो ठीक है, ये वाक्य का अंत हो गया, यहाँ पूर्ण विराम लगा दिया गया है। उदाहरण राम स्कूल गया। ठीक है, तो यहाँ पूर्ण विराम लगा दिया गया है। और आगे है अल्प विराम। अल्प विराम में दोस्तों देखेंगे क्या होगा, जब वाक्य में थोड़ी देर रुकने की आवश्यकता होती है या एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाना होता है तब वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। उदाहरण भारत में गेहूं, चना, बाजरा, मक्का आदि बहुत सी फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं प्रयोग किया गया है। तीसरा है योजक चिन्ह। 2 शब्दों को जोड़ने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे 2 शब्द हो गए, ठीक है, उनको जैसे दिन रात हो गया, देखिए बीच में लगा है। दक्षिण पूर्व हो गया तो बीच में योजक चिन्ह लगा दिया गया है। चौथा है लाघव चिन्ह। किसी बड़े और प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो यहाँ डा लिख के सुन्ना लिख दिया गया तो डॉक्टर हो गया, यहाँ पा लिख के सुन्ना लिख दिया गया तो पंडित हो गया। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू।
प्रश्न संख्या 53 है, उपसर्ग एवं प्रत्यय में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है उपसर्ग देख लेते हैं और प्रत्यय। ठीक है, यह बहुत ही बार लगभग सभी में रिपीट हुआ है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये फिर भी रिपीट हो सकता है, पेपर में आ सकता है। उपसर्ग जो शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उनका अर्थ बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। प्रत्यय में जो शब्द के अंत में जुड़कर के रूप बदल देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, स्थान क्या हो जाएगा? तो स्थान में वही दोस्तों क्या है, यह शब्द के पहले जुड़ता है और प्रत्यय में यह शब्द के अंत में जुड़ता है। स्वतंत्रता, उपसर्ग स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं होते हैं और प्रत्यय भी स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं होते हैं। और उदाहरण अन्याय, निराशा, सम्मान, प्रभाव। ठीक है, तो इसमें जो पहला अक्षर है अ, नि, स, प्र, तो ये सब क्या है? प्रत्यय हो गए, उपसर्ग हो गए। ठीक है, और प्रत्यय में लड़का, ठीक है, अप्रत्यय, बढ़ाई, ई प्रत्यय, पढ़ाई, ई प्रत्यय, भलाई, ई प्रत्यय। ठीक है, प्रश्न संख्या 54 है, अव्ययी भाव समाज सोदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। उत्तर है जिस समास में पहला पद अव्यय जिसका रूप नहीं बदलता होता है वह प्रधान होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। संकेत शब्द क्या हो जाएंगे, एक बार इसको भी देखे रहेंगे तो आराम से शब्द के आगे लगा करके आप बना पाएंगे। प्रति, ठीक है, प्रति जो है प्रतिदिन की जो दिन है उसके आगे अगर प्रति लगा देंगे तो वहां पर क्या बन जाएगा? तो ये शब्द जो है बन जाएगा। ठीक है, प्रतिदिन बन जाएगा। भर, आ, यथा, बे, नी आदि से बनने वाले शब्द प्रायः अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उदाहरण प्रतिदिन मतलब हर दिन, भर पेट पूरा पेट। ठीक है, और यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, बेचैन चैन रहित। ठीक है, और आगे है प्रश्न संख्या 55। प्रश्न संख्या 55 है दोस्तों, सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम के प्रकार लिखिए। उत्तर है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण जैसे वह खेलता है, तुम विद्यालय जाते हो, तो यहाँ किसी संज्ञा के स्थान पर आया है वह, तो यह जो है सर्वनाम हो गया। तुम सर्वनाम हो गया। सर्वनाम के प्रकार जो है कितने होते हैं ये भी हम देख लेते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं। उदाहरण मैं, तुम, वह, वे। दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, वाक्य के कर्ता को व्यक्त करते हैं। उदाहरण स्वयं, अपना। तीसरा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, और उदाहरण के लिए कौन, क्या, किसका। और चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, वाक्य के विभिन्न भागों को जोड़ते हैं, जैसे जो, जिस, जिसे। छठवां है निश्चयवाचक सर्वनाम, किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु को संकेत करते हैं। उदाहरण के लिए यह, वह, वे, ये, वे। पांचवा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं। उदाहरण के लिए कोई, कुछ, सभी। ठीक है, और आगे है प्रश्न संख्या 56, औपचारिक एवं अनौपचारिक पत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा विशेषता औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। लिखने का उद्देश्य कार्यालयी पत्र, व्यावसायिक या सरकारी कार्यों हेतु औपचारिक पत्र का प्रयोग किया जाता है। अनौपचारिक पत्र में व्यक्तिगत संवाद, दोस्त हो गए, मित्र हो गए, इन सब के लिए जो है परिवार हो गए, तो इनको लिखने के लिए अनौपचारिक पत्र लिखा जाता है। ठीक है, और शैली क्या होता है औपचारिक पत्र में? औपचारिक एवं श्रेष्ठ होती हैं, सरल एवं भावनात्मक अनौपचारिक में होती हैं। अभिवादन, अभिवादन नहीं लिखा जाता और इसमें अभिवादन लिखा जाता है। ठीक है, अनौपचारिक में। वाक्य संरचना जटिल और व्याकरणिक रूप से परिपूर्ण होती हैं। ठीक है, साधारण और सहज होता है अनौपचारिक में। उदाहरण औपचारिक में देख लेते हैं, प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र, कार्यालयी पत्र, संपादकीय पत्र। और अनौपचारिक में मित्र को पत्र, पिता को पत्र, भाई या बहन को पत्र लिखना। ठीक है, तो ये जो है अनौपचारिक हो गए। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ प्राप्त करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है।